हेलो डियर स्टूडेंट। तो अपन आरपीएससी के पेपरों को सॉल्व कर रहे थे। 2012 के अपन ने पेपर सॉल्व कर लिए थे। अब जो नेक्स्ट दे रखे हैं आपके, उन पेपरों को अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपको। पहला क्वेश्चन है, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 4 से संबंधित कुल कक्षकों की संख्या। एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करेंगे? किसी भी कोश में, मुख्य क्वांटम संख्या अपन को कोश के बारे में बताती है। किसी भी कोश में उपकोशों की संख्या तो n की ही बराबर होती है, और जो कक्षकों की संख्या है वो n स्क्वायर के बराबर होती है, यानी कि 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर डायरेक्ट क्या जाएगा? 16। ठीक है। 32वां क्वेश्चन। 32वां क्वेश्चन अणु कक्षक सिद्धांत का है, एमओटी का है। एमओटी मैंने आपको सॉल्व करनी सिखाई थी कि 14 पर कितने होते हैं? 3। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 है तो 3। अब आगे बढ़ते जाओ, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, और कम करते जाओ। 0.5, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0, 0.5 और 0.0, और ऐसे इधर 13 पर 2.5 आगे चलते चले जाएंगे। चलो, पहले ही बताया था प्रीवियस ईयर पेपरों में। N2 का मतलब हो गया 7, 7 दूनी 14, 14 पे कितना होता है? 3। Cl2 यानी कि हेलोजन परिवार ही हो गया। फ्लोरीन के कितने होते हैं? 9, 9 दूनी 18, 18 पर होता है 1, तो Cl2 के लिए भी 1। O2 प्लस, 8 दूनी 16, प्लस है तो माइनस करेंगे, 16 में से 2 गए तो 14, और 14 पे कितना है आपका? 3। F2, 9 दूनी 18, 18 पर है 1। NO प्लस, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, 7 और 8 15, प्लस है तो माइनस करेंगे 14, 14 पे 3। कार्बन का, सीओ में कार्बन का कितना है? 6, ऑक्सीजन का 8, 8 और 6 14, 14 पर 3। ये लो, दोनों के लिए समान। O2 और N2 को देखना चाहो तो O2 8 दूनी 16, 16 पे 2, और नाइट्रोजन 14 पे 3। आंसर गया है तीसरा। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है। मेथेन के x मोल के दहन से 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की जा सकती है, तो x का मान है। इस क्वेश्चन को बड़े सिंपली वे में करेंगे अपन। क्वेश्चन को अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में रखेंगे। ठीक है, वहीं सिलेबस में दे रखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट में। देखो, सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। CH4 दहन करने के लिए, जलाने के लिए ऑक्सीजन गैस चाहिए। जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो कार्बन किस में चेंज हो जाता है? CO2 में। और हाइड्रोजन किस में चेंज होता है आपका? H2O में। कितने कार्बन है? एक, एक हिसाब हो गया। 4 हाइड्रोजन है, तो ये लो 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2 और 2 4, तो ये ले 2 और 2। स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होंगे? 1 2 1 2। क्या होते हैं स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट या रस समीकरण मितीय गुणांक? किसी भी सरलतम संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के आगे लिखे हुए गणितीय आंकड़े, ये जो आगे संख्याएं लिखी होती है ना, अब जिसका कोई नहीं है वो सिंगल है। मैथ में जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? 1, तो लिख दिया। इस बात का मतलब यह है कि 1 मोल मेथेन को 2 मोल ऑक्सीजन से जलाया जाता है, और 1 मोल अपन को क्या मिलती है? CO2। हो गया काम। यानी कि जितने मोल इसके होंगे उतने ही मोल किसके बनेंगे? CO2 के। अब आपको 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर हल्की सी इसने ग्लिच करी है, तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को आपको मोल में चेंज करना पड़ेगा। मोल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? भार अपॉन में अणु भार। भार आपको कितना दे रखा है? 11। और CO2 का अणु भार कितना होता है? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का O2 का 16 दूनी 32, 32 12 44, यानी कि 1/4। 1/4 का मतलब क्या आ गया? 0.25। यानी कि आपको 0.25 मोल अगर CO2 बनानी है तो CH4 भी कितने मोल लेने पड़ेंगे? 0.25 मोल। अब देख लो क्या कह रहा है। तो x का मान है, मोल में ही मान पूछ रहा है, सीधा सीधा आंसर है 0.25। अगला क्वेश्चन, आदर्श गैस का अणुभार निम्न समीकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है। गैसियस स्टेट से है या स्टेट्स ऑफ मैटर से क्वेश्चन है। आइए इसको प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे। देखो, आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण या आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? PV बराबर nRT। P को यही रहने देता हूं, V को इधर लेके जाता हूं, N अपॉन में V RT। क्लियर है? N क्या होती है? मोलों की संख्या। N बराबर क्या होता है? मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? भार अपॉन में अणु भार। तो P बराबर, N की जगह क्या लिख रहा हूं मैं? भार अपॉन में अणु भार इनटू RT अपॉन में V। क्लियर है यहां तक की बात? डेंसिटी, घनत्व बराबर क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। तो ये तो भार हो गया और ये आयतन हो गया। इसकी जगह क्या लिख देता हूं मैं? डेंसिटी। P बराबर DRT। अणुभार को इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट, इसका ले लेते हैं M। M को इधर ले जाता हूं, P को इधर ले आता हूं,
m बराबर डी आर टी अपॉन में p, डायरेक्ट याद हो जाए तो ठीक है, वरना ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। m बराबर डी आर टी अपॉन में p, फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए फोर्थ आपका आंसर हो गया। अगला, टी आकृति वाला अणु या आयन है, बहुत बढ़िया आंसर है इसका ClF3। क्यों याद है? क्योंकि ये ClF3 इतनी बार आया है केमिस्ट्री के अंदर जिसकी कोई गिनती नहीं है। सुपर फेवरेट क्वेश्चन है आरपीएससी का। चलो आओ ClF3 करते हैं, या फिर सबको कर लेते हैं। टी आकृति वाला अणु पूछ रहा है। BF3 में केंद्रीय परमाणु कौन है? बोरॉन। बोरॉन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। और फ्लोरीन भी 3 है। 3 और 3 6, 3 और 3 6 का आधा कितना हो गया? 3। 3 का मतलब हो गया sp2। अरे sp2 पर तो आकृति त्रिकोणीय समतली होती है, वो तो टी पूछ रहा है, sp3d संकरण लाना पड़ेगा। NH3 में केंद्रीय परमाणु कौन है? नाइट्रोजन। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 5 और 3 8, 8 का आधा 4, 4 का मतलब sp3 चतुष्फल की आकृति होगी, ठीक है ना। लेकिन ये VSEPR का केस है तो पिरामिडाकार हो जाती है, 3+1 का केस है, नहीं होगा। H3O+, केंद्रीय परमाणु कौन है? ऑक्सीजन। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 3 इसके 9, प्लस लगाए तो माइनस 8, 8 का आधा 4, 4 का मतलब sp3। ClF3 आंसर, ये फिक्स है, बहुत पूछा गया है, 2024 में भी आया है सेकंड ग्रेड में संस्कृत शिक्षा विभाग में। क्लोरीन, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 3 फ्लोरीन, 7 और 3 10, 10 का आधा 5, 5 का मतलब संकरण sp3d। क्लियर है? हाँ जी, इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से। आसपास होने चाहिए थे 5, लेकिन मेरे पास कितने? 3। तो केस कौन सा बनेगा भैया? केस बनेगा 3+2 का, यानी कि 3 तो बॉन्ड पेयर होंगे, बंध युग्म होंगे, और 2 कौन होंगे? लोन पेयर। 2024 के संस्कृत शिक्षा विभाग के एग्जाम में इसकी स्ट्रक्चर पूछी। sp3d संकरण में देखो, ये केंद्रीय परमाणु है, आकृति होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडाकार, 1 2 और 3, 120 डिग्री के एंगल, एक ऊपर 90 का, एक नीचे वाला सबके साथ 90 का। लोन पेयर उस स्थिति पर आना पसंद करते हैं जहां पर प्रतिकर्षण का मान न्यूनतम हो। 2025 का सेकंड ग्रेड का स्ट्रक्चर क्या आएगी? क्लोरीन, एक फ्लोरीन ऊपर गया, एक इधर आया और एक इधर आया, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, आई ना टी शेप। तो आंसर कौन है? ClF3। बहुत पूछा गया है, आगे भी कई बार मिलेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 2025 में आया है ये, फर्स्ट ग्रेड में ऐसा ही क्वेश्चन लगभग। यदि AgNO3 का, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार। एक बार अगर आप PYQ की सीरीज को पूरी कंप्लीट कर लोगे, लगभग केमिस्ट्री के 50 से 60% क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेंगे आपको। यदि AgNO3 का अधिक एक ऐसे विलयन में मिलाया जाए जिसमें COCl3.4NH3 का 1 मोल हो, तो AgCl के अवक्षेपित मोल होंगे। क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन का, और कोऑर्डिनेशन में भी क्वेश्चन किसका है? वर्नर थ्योरी का। क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा? CO, ठीक है। CO से पहले कौन जोड़ेंगे? अमोनिया या फिर अमाइन लिगेंड। NH3 कितने हैं आपके? 4 दे रखे हैं। उसके बाद 2 Cl, क्योंकि 6 ही जोड़ सकते हैं भैया, और ये बाहर Cl, ठीक है। अभिक्रिया किससे करवा रहा हूं? AgNO3 से। तो एक Ag एक Cl के साथ अभिक्रिया करेगा, क्योंकि जो बड़े वाला वर्ग बड़ा कोष्टक होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है, उनका वियोजन नहीं होता। AgCl, AgCl 1 मोल बनेगा, ये लो। अगला क्वेश्चन भी कोऑर्डिनेशन का है, और कोऑर्डिनेशन में से भी क्वेश्चन किसका है? समावयवता का। चलो देखो ध्यान से, देखो यहां पर Br बाहर है, यहां पर Br अंदर है, यहां SO4 अंदर है, यहां SO4 बाहर है, यानी कि इनका आयनन अलग अलग प्रकार से होगा। तो कौन सी समावयवता? आयनन समावयवता। 38वां क्वेश्चन डायरेक्ट याद करना है भैया, रट्टा है पूरा का पूरा, पूरी की पूरी सीरीज दे रखी है। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन क्षमता का बढ़ता क्रम तीसरा, ठीक है। CNO और F के लिए प्रथम आयनन ऊर्जा का सही क्रम है। क्वेश्चन IP का है, और क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखो तत्व दे रखे हैं सेकंड पीरियड के, द्वितीय आवर्त के। द्वितीय आवर्त में कौन है? पहले में तो हाइड्रोजन और हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। नॉर्मली इधर से इधर जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर IP बढ़ती जाती है, लेकिन 2 अपवाद है। एक तो ऑक्सीजन फ्लोरीन वाला, सॉरी ऑक्सीजन फ्लोरीन नहीं है, ऑक्सीजन फ्लोरीन नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, बिल्कुल सही बात। और एक है बेरिलियम और बोरॉन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्यों है आपका? यहाँ पर रीजन आता है अर्धपूरित कक्षकों का अतिरिक्त स्थायित्व, और बेरिलियम बोरॉन में भेदन क्षमता, पेनिट्रेशन पावर। ऑर्डर लगाते हैं, सबसे ज्यादा नियोन, फिर फ्लोरीन। होना चाहिए था किसको? ऑक्सीजन को, लेकिन कौन है? नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर
होना तो बोरॉन को चाहिए था, लेकिन कौन है, बेरिलियन और फिर बोरॉन। अब देख लो आपको कौन कौन दे रखे, CnOF, FnOC, देखो है क्या ऑप्शन में, ये रहा FnOC। 40वां क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर जाएगा भैया, निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइडों का युग्म में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कंसेप्ट से हुआ था, ये लो। 41वां क्वेश्चन 1 गुणा 10 की पावर -8 MHCl विलयन की पीएच है। पहली बात तो पीएच निकालने के लिए जो सांद्रता है ना, वो m की जगह किस में होनी चाहिए, n में। और जिन यौगिकों के लिए n फैक्टर का मान, n फैक्टर यानी कि अम्लों के लिए H+ आयनों की संख्या 1 होती है, तो जो n में सांद्रता होती है वही m में होती है, तो pH बराबर -log H+ आयनों की सांद्रता किसमें, नॉर्मलता में, कितनी आपकी 10 की पावर -8। सॉल्व करके कितना आएगा, -8 आगे आ जाएगा, log 10 टू द पावर x बराबर x होता है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, pH बराबर 8। ठीक है, पहला ही ऑप्शन दे रखा है, लेकिन 8 आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्या अम्लों के लिए क्लास में अपनी खूब बात हुई है, सॉल्व भी करवाया है मैंने आपको, क्या अम्लों के लिए pH का मान 7 से ज्यादा हो सकता है, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन में ग्लिच है, ये अत्यधिक तनुकरण वाले प्रश्न है, मानक उत्तरों वाले प्रश्न है। आंसर फिक्स है, इसका क्या जाएगा 6.9। अगर किसी भी अम्ल के लिए pH का मान 7 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब आंसर फिक्स है, 6.9 जाएगा। किसी भी क्षार के लिए pH का मान 7 से कम आए तो आंसर फिक्स है भैया, 7.1 ही आंसर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42वां क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का है, आपके सिलेबस से हट चुकी है, लेकिन फिर भी डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होना चाहिए स्वतः प्रवर्तित होने के लिए, स्पॉन्टेनियस के लिए। फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है वो रेडॉक्स से दिया गया है। किससे दिया गया है, रेडॉक्स से। और रेडॉक्स में भी असमानुपातन अभिक्रिया का क्वेश्चन है, जो लगभग हर बार आता है। डिस्प्रपोर्शिएशन या असमानुपातन का मतलब है मेरा ही ऑक्सीकरण और मेरा ही अपचयन। तो देखो यहां पर जो क्लोरीन है, उस क्लोरीन के लिए ऑक्सीकरण अंक का मान कितना है, 0। सोडियम, सोडियम एक क्षारीय धातु है, क्षारीय धातुओं के लिए होता है +1। ऑक्सीजन के लिए है आपका -2 और हाइड्रोजन के लिए +1। सोडियम, सोडियम एक क्षारीय धातु है, कितना होता है +1। ऑक्सीजन के लिए कितना होता है -2। क्लोरीन का निकालना पड़ेगा, चलो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे गुरुजी, ट्राई करते हैं। +1, क्लोरीन का नहीं पता, Cl का नहीं पता, X मान लिया। एक ऑक्सीजन पर होता है -2, तो 3 पर कितना होगा -6। ओवरऑल चार्ज क्या है इसके ऊपर, 0 है, तो X बराबर क्या आ गया, +5। यानी कि Cl यहां पर +5 में, Na पर वही +1 है तो Cl पर -1 है। एक हाइड्रोजन पर कितना होगा +1, तो ऑक्सीजन पर कितना होगा -2 होता है। अब देखो आप, Cl 0 से +5 में जा रही है और -1 में जा रही है, दो अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाओं में जा रही है। आप कहोगे सर Na भी तो को भी तो देखो, Na यहां पर भी +1 है और यहां पर भी +1 है, दो अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाओं में जाना चाहिए। ये पूछ रहा है निम्न अभिक्रिया में कौन इलेक्ट्रॉन त्यागता है और ग्रहण भी करता है, तो क्लोरीन कर रहा है इस काम को, तो सेकंड इज द आंसर। ठीक है, 43 हो गया। 44 डायरेक्ट करेंगे भैया। पेन प्लवन विधि का उपयोग निम्न के सांद्रण में किया जाता है, सल्फाइड गैस के में। वाटर गैस का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट याद होना चाहिए, CO+H2। निम्नलिखित में से कौन सा कॉपर का खनिज है, तो कैलामाइन, क्रायोलाइट, हेमेटाइट, ये मेलेकाइट, डायरेक्ट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन 47वां, आपको एक यौगिक दिया है, इसका IUPAC नाम पूछा है। पहली बात तो ये एक साइक्लोहेक्सेन है, साफ दिख रही है, तो साइक्लोहेक्सेन यहां पर दे रखा है और साइक्लोहेक्सेन यहां पर दे रखा है। यहां बेंजीन है, ये नहीं होगा, और यहां हेक्सेन दे रखा है, ये भी ओनली नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब इनको नंबर देने पड़ेंगे। नंबर इस प्रकार से दिए जाते हैं कि अंकों का योग न्यूनतम प्राप्त हो। नंबरिंग अगर मैं ऐसे करूं 1 2 3, तो 1 और 3 कितने हो गए, 4। 1 2 3 4 5, 5 और 1 6। नहीं नहीं नहीं, इधर से नहीं जाएगा, इधर से जाएगा। बहुत से कहेंगे गुरुजी यहां से नंबरिंग कर दूं क्या, 1 2 3, तो नंबरिंग वहां से की जाती है जहां प्रतिस्थापियों की संख्या, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नंबर ऑफ लोकेंट्स ज्यादा होते हैं। तो यहां से करेंगे 1 2 और 3। ये ग्रुप कौन से हैं आपके, CH3 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 बोले तो मिथाइल ग्रुप है, लो ये भी लगा देता हूं। और ये वाला ग्रुप कौन सा है आपका, C2H5। C2H5 का मतलब क्या होता है आपका, इथाइल ग्रुप, ई से स्टार्ट होता है। अब अंग्रेजी वर्णमाला में पहले M आता है या E आता है, गुरुजी E आता है। E आता है तो क्या होगा, तीसरे नंबर पर एथिल है, ये लो ये रहा, 3 एथिल 1 1, 2 बार है ना, डाई 2 मैथिल साइक्लोहेक्सेन, ये लो 47 आंसर है इसका।
IUPAC का क्वेश्चन है, अच्छा काफी। आगे आगे कह रहा है ब्यूटीनाइन में सिग्मा तथा पाई बंधों की संख्या। ब्यूटीनाइन का मतलब क्या हो गया, ब्यूट, 4 कार्बन लिखे मैंने। अच्छा, फिर ईन भी कह रहा है और आइन भी कह रहा है। ईन का मतलब इधर डबल बॉन्ड लगा लेता हूं और आइन का मतलब 3, संयोजकता पूरी करता हूं, 4 हो गई कार्बन की, ये हो गई, ये हो गई 4, और ये हाइड्रोजन। पहला बंध सिग्मा बनता है और सिग्मा बंध के बाद दूसरा बंध कौन सा बनता है, पाई बंध। अपवाद कौन है, C2। C2 में दोनों बंध कौन से होते हैं, पाई, ठीक है। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा दे रखे हैं क्या, एक ही ऑप्शन में दे रखे हैं 7 सिग्मा। पाई गिन लेते हैं, लाओ। सिग्मा के बाद कौन बनता है, पाई। 1 पाई, 2 पाई और 3 पाई, हो गया आंसर। उस एल्कीन का नाम बताओ जिसके ओजोनी अपघटन से एसीटोन प्राप्त होता है। क्वेश्चन है आपका हाइड्रोकार्बन का, और हाइड्रोकार्बन में भी क्वेश्चन किसका है, एल्कीन का, ठीक है। ओजोनीकरण का ट्रिक है इस क्वेश्चन की, डबल बॉन्ड को तोड़ो ओजोनीकरण में और दोनों तरफ ऑक्सीजन को जोड़ो, ये लो, C डबल बॉन्ड O बन जाएगा प्लस O डबल बॉन्ड C। अब ये कह रहा है कि जिसके ओजोनी अपघटन से एसीटोन प्राप्त होता है। एसीटोन का फॉर्मूला क्या है अपना, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, दैट इज द एसीटोन या प्रोपेनॉन, ठीक है। देखो 2 ब्यूटीन, 1 2 3 4, और दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को तोड़ो ऑक्सीजन को जोड़ो, ये क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O। नहीं है भैया, ये थोड़ी है, एसीटोन तो ये होता है। अगला क्या है, 1 ब्यूटीन, ये भी नहीं है। पहले नंबर पर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को तोड़ो ऑक्सीजन को जोड़ो, नहीं है भैया, ये भी नहीं है। 2,3 डाइमेथिल 2 ब्यूटीन, इसको देखते हैं। 1 2 3 4, 2 ब्यूटीन, CH3 और CH3, डबल बॉन्ड को तोड़ो ऑक्सीजन को जोड़ो, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये लो, ये बन गया, दैट इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समूह आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को बेंजीन वलय की मेटा स्थिति पर निर्देशित करता है। तो भैया अपन को ये निर्देशकारी प्रभाव है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस वाला प्रभाव है। एक्टिवेटेड और डीएक्टिवेटेड ग्रुप का, सक्रियणकारी और विसक्रियणकारी का। C2H5 का क्या लगेगा, +H लगेगा। रिंग में क्या आएगा, नेगेटिव। NHCOCH3 इस ग्रुप का क्या लगता है, अरे इस ग्रुप का तो +R लगता है, रिंग में आएगा नेगेटिव। OCH3 का +R लगता है, रिंग में आएगा नेगेटिव। COOR का -R लगता है, रिंग में आएगा पॉजिटिव। अब एक ही उल्टा दिख रहा है, तो यही आंसर है, 4th वाला। अगला क्वेश्चन, किस हाइड्रोकार्बन को मर्क्यूरिक सल्फेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने से कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। आंसर है एल्काइन। एक तरीके से कुर्चोव अभिक्रिया बोल सकते हैं अपन को। ये देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अभिक्रिया किससे कराते हैं इसकी, मसाला जो लेते हैं वो लेते हैं Hg+2 विद H+, और जल का योजन कराते हैं। जल लिखकर भी दे सकता है और नहीं भी। H2O कैसे टूटता है आप सबको पता है, H+ और OH- में, ठीक है। सम्मित एल्काइन है, कहीं भी ले जाओ पाई बंद के इलेक्ट्रॉनों को, मैं यहां ले जाता हूं, ठीक है। CH पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। डबल बॉन्ड CH पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से जोड़ दो, माइनस को प्लस से जोड़ो, ये यहां जुड़ेगा। OH- को यहां जोड़ दो, क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और इससे क्या जुड़ जाएगा, OH। यहां पर एक घटना घटित होती है इसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, चलाव्यवता। चलाव्यवता में क्या होगा, इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे और ये यहां जाएंगे। चलाव्यवता एक विशिष्ट प्रकार की समाव्यवता है जिसमें 2 रूप पाए जाते हैं, कीटो रूप और इनोल रूप। क्या होगा भैया, ये देखो CH2, इस CH2 पर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड। CH इस पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये बंध तो टूट गया, ये H+ आएगा, इससे जुड़ जाएगा और यहां पर बॉन्ड बन जाएगा। क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, ये लो, बन गए कार्बोनिल यौगिक। तो ये है कुर्चोव अभिक्रिया एक तरीके से। पीछे आता हूं, ये लो, आंसर क्या है, एल्काइन। ग्लिप्टल निम्न का बहुलक है, पॉलीमर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद रखना है। एथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक अम्ल, कई बार पूछा गया है। एथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक अम्ल। पॉलीथीन निम्न प्रकार के बहुलक का उदाहरण है, ताप सुघट्य बहुलक का, ठीक है। नॉरेथिड्रिन है, एथिनड्रोन है, ये एक दवाई का है, मेडिसिन का है, प्रतिजनन क्षमता औषधि के रूप में काम आती है। आगे चलते हैं।
विटामिन बी 12 में उपस्थित धातु है, विटामिन बी 12 यानी कि साइनोकोबालेमिन, पर्नीशियस एनीमिया होता है, कोबाल्ट। ठीक है, निम्न में से कौन सा संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु है? देखो दो प्रकार के प्रतिजीवाणु होते हैं, संकीर्ण स्पेक्ट्रम और विस्तृत स्पेक्ट्रम। जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों को इफेक्टेड करें जीवाणुओं को, वो तो कहलाते हैं विस्तृत वाले, और जो या तो ग्राम पॉजिटिव को ही करें या ग्राम नेगेटिव को करें वो कहलाते हैं संकीर्ण वाले। पेंसिलिन जी बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री का, Fe2O3.XH2O सॉल्व के लिए किस आयन की उड़न क्षमता उच्चतम है? जिस पर आवेश का मान जितना ज्यादा होता है उसकी उड़न क्षमता उतनी ज्यादा होती है। फोर्थ इज द राइट आंसर। एक अनायनिक अपमार्जक बनता है जब स्टेरिक अम्ल अभिक्रिया करता है पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल से। कोलाइड जिसमें परिक्षिप्त अवस्था गैस तथा परिक्षेपण माध्यम ठोस होता है। हाँ जी, सरफेस का क्वेश्चन है प्यूमिसिस्टोन। प्रकाश रासायनिक धूमकोरा इस नाम से भी जाना जाता है, पहले भी आया हुआ है, ऑक्सीकारक धूमकोरा। 1 किलोग्राम 5 किलोग्राम के 2 गोले समान ऊंचाई से एक समय में गिराए जाते हैं, फिजिक्स वाले सर। यहाँ आपके कुछ क्वेश्चन है। देखो वैसे लिपिड आपके सिलेबस में नहीं है केमिस्ट्री में, ठीक है, लेकिन फिर भी सभी लिपिडों के जल अपघटन से उत्पादित होता है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। निम्न में से कौन सा आवश्यक एमिनो एसिड नहीं है? प्रोटीन अपने सिलेबस में एलेनिन। ठीक है, ट्रिक लिखा रखिए, टीवी मिल पाथ। टीवी मिल पाथ वाले कौन से हैं? आवश्यक, बचे हुए कौन से हैं? अनावश्यक। ठीक है, और मैं कहता हूं सल्फर वाले कौन से हैं? मीथियोनिन और सिस्टिन। अर्धावश्यक कौन से हैं? आर्जिनिन और हिस्टिडिन। एक बहुत पूछा जाता है, कौन सा है जो प्रकाशिक रूप से निष्क्रिय होता है? अमीनो अम्ल ग्लाइसिन, याद रखना। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की निम्न संरचनाएं होती हैं बायोमोलिक्यूल्स की, याद रखना। एफ से फ्रक्टोज होता है और एफ से फ्यूरेनोज होता है, तो फ्रक्टोज की संरचना फ्यूरेनोज होती है जबकि ग्लूकोज की पायरेनोज होती है। तीसरा इज द आंसर, रट्टा लगा लेना, ग्लूकोज की पायरेनोज, फ्रक्टोज की फ्यूरेनोज, एफ से फ्रक्टोज और एफ से फ्यूरेनोज। सही वैक्स, ट्रू वैक्स का एग्जाम्पल है लिपिड, अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। द शेप ऑफ XeF6 मॉलिक्यूल, XeF6 पर बात करते हैं। केंद्रीय परमाणु कौन है? जीनोन। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 + 6, 8 और 6 14। आधा करेंगे 7, 7 करेंगे तो संकरण क्या आ गया? sp3d3। पंचकोणीय द्विपिरामिडाकार, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। आसपास कितने होने चाहिए थे? 7। केस किसका बनेगा? 6 + 1 का। 6 + 1 पर अपन कह सकते हैं या तो पंचकोणीय पिरामिडाकार या फिर विकृत अष्टफल की है, ये दे रखी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आयनों में से किसके चुंबकीय आघूर्ण का मान उच्चतम है? बढ़िया क्वेश्चन है भैया, प्रॉपर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा ये तो। क्रोमियम दे रखा है आपको, ठीक है, मैं ऊपर से जगह कर लेता हूं, ठीक है। क्रोमियम, क्रोमियम आपका कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? +3 में। हाँ जी, क्रोमियम का नंबर कौन सा है आपका? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम 24। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 1 सेकंड, गर्मी लग रही है। क्रोमियम 24, आर्गन 18, 3D और 4s, ठीक है। 18 और 2 20 और 4 24। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। और क्रोमियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? +3 में। +3 का मतलब है यहां से कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे? 3। क्या रह जाएगा आपका? 3D3। चूंकि क्रोमियम के साथ कौन लगा हुआ है? H2O एक दुर्बल लिगेंड है, युग्मन नहीं कर पाएगा, तो 1 2 और 3। चलो आगे क्या दे रखा है आपको? Fe कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? +2 में। तो पहले भैया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं आपका। Fe का नंबर कितना है आपका? Mn का 25, Fe का 26। 26 का मतलब हो गया आर्गन 18, 3D 6 और 4s 2। Fe +2 में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, क्या रह गया? 3D 6। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? H2O। जल एक दुर्बल लिगेंड है, युग्मन नहीं कर पाएगा। 1 2 3 4 5 6, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। हाँ जी, अगला क्या दे रखा है आपको? जिंक है +2 में। जिंक का नंबर कितना है? 30। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? आर्गन 18, 3D 10 और 4s 2। हाँ जी, +2 में 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 3D 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी नहीं है भैया। लास्ट क्या है आपका? FeCN6 -4, यानी कि वही ऊपर वाली कहानी है,
सेम FeCN6-4 आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन साइनाइड एक प्रबल लिगेंड है, युग्मन करेगा, तो इसी केस के अंदर बना रहा हूं। 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और 4। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण का मान उसके लिए उच्चतम होगा जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा किसमें है आपकी भैया? FeH2 का होल 6 +2। परमाणु क्रमांक 105 वाले अति भारी तत्वों का प्रतीक चिन्ह है। 100 से ऊपर वालों के नाम लिखे जाते हैं। 1 को बोलते हैं अन, 0 को बोलते हैं निल, और 5 का पेंटियम, UNP। देखो UNP। ठीक है, चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन गिव्स फॉलोइंग मेजर प्रोडक्ट। 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन के जल अपघटन से क्या बनता है? तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन लगा लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे नंबर पर ब्रोमो है, 2 ब्रोमो, और तीसरे नंबर पर क्या लगा हुआ है? मेथिल लगा हुआ है। पूरा कर लेते हैं, ये लो, ये भी CH3, ये भी CH3, एक H यहाँ और एक H यहाँ, ये हो गई कार्बन की संयोजकता पूरी। इसकी अभिक्रिया किससे करवाई? जल के साथ। जल क्या करेगा? हाँ जी, मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकैटायन बनाएगा, यहाँ से Br निकलेगा, और क्या आएगा आपका? CH3, C पर आ जाएगा पॉजिटिव, और ये इससे एक H लगा हुआ है, और ये CH, और ये CH3, और ये CH3। क्लियर है यहाँ तक की बात? इस समय धनावेशित कार्बन 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा कार्बोकैटायन हो गया? 2 डिग्री कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन में एक गुण पाया जाता है जिसका नाम है पुनर्विन्यास का, रीअरेंजमेंट का, यानी कि ये कम स्थायी से अधिक स्थायी बन जाएगा। पॉजिटिव अगर यहाँ पर जाएगा तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, और पॉजिटिव यहाँ पर रीअरेंजमेंट करेगा, पुनर्विन्यास करेगा, तो कौन सा बनेगा आपका? 3 डिग्री। 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल कौन है? 3 डिग्री। ये पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के द्वारा, CH3 CH पॉजिटिव और CH3। इसको थोड़ा सा अपन, ये हो जाएगा CH3, ये H यहां से यहाँ आ जाएगा CH2, और इस C पर पॉजिटिव चार्ज, और CH3 और CH3। जल कैसे टूटता है आपका? H+ और OH- में, इस प्लस से कौन आकर जुड़ जाएगा आपका? OH। CH3 CH2 C OH CH3 और CH3। अब देखो कोई ऐसा ऑप्शन है क्या? नाम दे रखे हैं आपको। दूसरे नंबर पर मेथिल, 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल, पहला इज द राइट आंसर। कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट के पुनर्विन्यास का क्वेश्चन है। 120 वाला क्वेश्चन स्पेक्ट्रोस्कोपी का, स्पेक्ट्रोस्कोपी में UV स्पेक्ट्रोस्कोपी का है, जहां पर मैंने आपको टर्म सिखाए हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में 4 प्रकार के संक्रमण होते हैं, सिग्मा 2 सिग्मा स्टार, N2 सिग्मा स्टार, पाई 2 पाई स्टार, और N2 पाई स्टार। ठीक है, ये पूछ रहा है पाई 2 पाई स्टार और N2 पाई स्टार दोनों प्रकार के संक्रमण होने चाहिए। दोनों प्रकार के संक्रमण कब होंगे? जब पाई बंद भी हो, और N का मतलब उसके पास लोन पेयर भी हो। नाइट्राइल देखना, जो साइनाइड है ना, उस साइनाइड का IUPAC नाम ही नाइट्राइल है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है और यहाँ पाई बंद भी है। लोन पेयर की वजह से हो जाएगा N2 पाई स्टार, और पाई से पाई 2 पाई स्टार। अगला चेक करते हैं हम कैसे मान लें। एथिलीन क्या है आपका? CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर पाई 2 पाई स्टार तो हो जाएंगे क्योंकि पाई बंद है, लेकिन कार्बन के पास लोन पेयर थोड़ी होते हैं, तो N वाला नहीं हो पाएगा। अगला एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, पाई बंद है, पाई 2 पाई स्टार हो जाएगा, लेकिन कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होते, तो N2 पाई स्टार नहीं होगा। संयुग्मी डाइईन 1,3 ब्यूटाडाइन को ले लो, पैटर्नल है वैसे भी, ये तो पैतृक है। ये लो, यहां पर भी पाई 2 पाई स्टार हो जाएगा, लेकिन N2 पाई स्टार नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पाई बंद होते ही नहीं है, सॉरी लोन पेयर होते ही नहीं है। आगे देखो अगला क्वेश्चन। ठीक है, लगभग पेपर पूरा होने वाला है, और चलो जल्दी, छोटी वीडियो बनेगी आज। यदि 5.85 ग्राम NaCl को 90 ग्राम जल में विलय किया जाए तो NaCl की मोल फ्रैक्शन होगी। क्वेश्चन बिलोंग्स टू सॉल्यूशन, और किसका है? मोल भिन्न का क्वेश्चन है। मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं। x क्या होती है? देखो, माना कोई सॉल्यूशन है, ऊपर से करता हूं, माना कोई क्या है मेरे पास? सॉल्यूशन है, और उस विलयन के 2 घटक है, A घटक और B घटक। A के मोलों की संख्या क्या है? Na, और B के मोलों की संख्या क्या है? Nb। तो A के लिए XA क्या होगी? XA मतलब A की मोल भिन्न, Na अपॉन में Na प्लस Nb, और XB बराबर क्या हो जाएगी?
NB अपॉन में Na प्लस NB। अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर 5.85 ग्राम तो NaCl दे रखा है और 90 ग्राम जल दे रखा है, तो सबसे पहले तो इनके मोल निकालने पड़ेंगे। चलो मोल निकालते हैं। मोल ऑफ NaCl, मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, भार अपॉन में अणु भार। भार कितना दे रखा है 5.85, मैं तो इसको लिखूंगा 585 गुणा 10 की पावर -2, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, अपॉन में, हाँ जी, सोडियम का कितना होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। 23 और 35.5 58.5 होते हैं, पर मैं 58.5 को लिखूंगा 585 गुणा 10 की पावर -1। सॉल्यूशन आसान हो गया। ये जी, ये लो, ये कट गया, 10 की पावर -1 ऊपर गया, प्लस का हो गया, क्या बचा 10 की पावर -2 गुणा 10 की पावर प्लस का 1। आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं, 10 की पावर -1 मतलब 0.1। ओके, रिपोर्ट है, ये आ गया। 90 ग्राम जल में, अब जल के भी तो मोल निकालने पड़ेंगे, NH2O। भार अपॉन में अणुभार, भार कितना है 90, अणुभार कितना होता है 18, 18 पंजे 90 यानी कि 5 आ गया। NaCl के मोल पूछ रहा है, x NaCl के मोल भिन्न, x NaCl बराबर, हाँ भाई, x NaCl बराबर NaCl के मोल भिन्न कितने आए हैं 0.1, अपॉन में टोटल मोल कितने हैं, तो 5 प्लस 0.1 यानी कि 0.1 अपॉन में 5.1, पॉइंट से क्या कट जाएगा 0.1 अपॉन में 51 आ गया। अब भैया 1 में 51 का भाग लगाओ। चलो ये तो अब अपन कैलकुलेटर से लगाते हैं। ये तो अपन किससे लगाएंगे, कैलकुलेटर से लगाते हैं ना, मोबाइल से लगा करता हूँ इसको तो मुझे। ये रहा, 1 अपॉन में 51 आ रहा है, ये रखा हुआ, इसको आप सॉल्व कर लो। मैं कर लेता हूँ कैलकुलेटर, आपने तो कर लिया होगा अब तक। 1 में भाग 2 51 का, ये आ रहा है 0.196 के आसपास। ये लो, 4th इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या गया था आपका, इसका आंसर गया था आपका 4th। क्लियर है, आंसर क्या है आपका 4th। आगे देखो, अगले क्वेश्चन के अंदर कह रहा है, जब एक फैराडे विद्युत को क्यूप्रिक लवण के विलयन से गुजारा जाता है तो मुक्त होने वाले कॉपर का भार कितना होगा। क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। क्यूप्रिक का मतलब हो गया Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये किसमें चेंज हो जाएगा, कॉपर में हो जाएगा। कुछ नहीं करना आपको, आपको क्या कर रखा है, जो अणुभार दे रखा है ना, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या की भाग लगा दो, 63.5 में 2 का भाग लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 63 31 दूनी 62 लगभग 31.75। सेकंड इज द राइट आंसर। ये लो, और आपके कोई क्वेश्चन बचे हैं क्या। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज आपका ये पेपर का सॉल्यूशन कराया। पेपर थ्योरेटिकल ज्यादा था, न्यूमेरिकली कम था, इसलिए पेपर थोड़ा जल्दी सॉल्व हो गया। कल फिर से मिलते हैं, अपन नया पेपर सॉल्व कराता हूँ। एक बार सारे सेकंड ग्रेड के पेपर सॉल्व करा दूंगा, उसके बाद लैब असिस्टेंट वाले, ACF वाले, लेक्चरशिप वाले सारे पेपरों को करा दूंगा। ठीक है, ओके, गुड नाइट।